Welcome students of class 12th. Now today I'll start the fourth lecture of D and F block elements. And in this lecture today I will discuss about characteristics of the transition elements like interstitial compounds formation, like alloy formation, and the radii of transition metal elements. Now I will start here first the interstitial compounds. Interstitial compounds. When smaller atoms such like as hydrogen, boron, carbon, nitrogen, oxygen, etc., which belongs to the period number 2, occupy the interstitial site of wires of the transition metals, so form interstitial compounds. अगर ट्रांजिशन मेटल्स की लैटिस में स्मॉलर एटम्स सच एज हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा जो कि पीरियड नंबर 2 में बिलोंग करते हैं, अगर वो इंसर्ट कर जाए तो जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको कहेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। डेफिनेशन आप समझ गए, लेकिन आपको लिखना भी पड़ेगा। तो फर्स्ट यू शुड हैव टू राइट डाउन, लुक हियर, smaller non-metallic elements, smaller non-metallic elements, non-metallic elements such as hydrogen, boron, carbon, nitrogen, oxygen, which belongs to the period number 2, when occupy the interstitial site combine with transition metals to form interstitial compounds. For example, students, like that it is a lattice of transition metal, and when such spheres represents transition metals, and if these circles are aligned from such type of behavior, इस तरह से अरेंज हो जाए तो इनके बीच में जो खाली स्थान मिलेंगे, दैट खाली स्थान में इनको कहते हैं वैकेंट साइट, और इन वैकेंट साइट्स को कहा जाता है वायर्स। तो अगर ये वायर्स हैं और इसमें इन स्मॉलर जो गैप मिल रहा है, खाली स्थान, अगर इसमें स्मॉलर एटम्स लाइक सच दैट हाइड्रोजन है या बोरान है या कार्बन है, वो इंसर्ट कर जाए तो उसमें क्या होगा, ये ट्रांजिशन मेटल्स के साथ कंबाइन होकर के क्या बना देंगे, ये ट्रांजिशन मेटल्स के साथ कंबाइन होकर के कंपाउंड्स बना देंगे जिनको कहेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो जो आप छोटे छोटे देख रहे हैं, ये छोटे छोटे एलिमेंट क्या हैं, दीज आर दी स्मॉलर एटम, और ये इसमें जुड़ गए तो दीज आर दी क्या है, स्मॉलर एटम्स हैं, ये स्मॉलर एटम्स हैं, लुक हियर, these are smaller atoms such like as boron, hydrogen, carbon, nitrogen, etc., and these spheres represents transition metals. तो जब ये इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो किस तरह के कंपाउंड बनाएंगे, ये कंपाउंड बनाएंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को ही एक दूसरा शब्द दिया जा सकता है जिसको कह सकते हैं नॉन स्टाइक्लोमेट्रिक कंपाउंड्स।
इनको नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहेंगे। और इनके बीच में जो बॉन्ड मौजूद होगा इन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, नाइदर दिस विल बी आयनिक नॉर विल बी कोवलेंट। तो such type of compounds are called non-stoichiometric compounds. Non-stoichiometric compounds, इन्हीं कंपाउंड्स को हम कहते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। The bonds present in them are typically neither ionic nor covalent। अब सवाल ये उठेगा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, दो शब्द आपने पढ़ा होगा, स्टाइकियोमेट्री एंड नॉन स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री मींस व्हेन द, अब स्टाइकियोमेट्रिक का अर्थ हो गया अगर मान लो कोई लैटिस है, आयनिक कंपाउंड्स की लैटिस है, व्हेन द कैटायन एंड एनायन आर इन द fixed integer ratio, then such type of compounds are called stoichiometric compounds. And if the ratio between the cation and anion are not in a full ratio, or this will come into the form of not a full integer, this will come into the fractional part, then such type of compounds are called non-stoichiometric compounds. तो अगर उसमें कैटायन और एनायन के बीच में फुल जो रेशियो आता है, अगर यह रेशियो क्या है, अगर वो फुल इंटीजर है तो उसको कहेंगे स्टाइकियोमेट्री। लेकिन अगर फुल इंटीजर नहीं रहता है, फ्रैक्शन में आता है, तो उसको कहते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्री। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर समझा जाए, जैसे फुल स्टाइकियोमेट्री और नॉन स्टाइकियोमेट्री का अर्थ जो यहाँ दिया जाएगा, इसके माने कैटायन एनायन इज प्रेजेंट इन 1:1 रेशियो, दैट वन इज कॉल्ड स्टाइकियोमेट्री के रेशियो में आएगा। तो नॉन स्टाइकियोमेट्री के एग्जाम्पल दे दें पहले। फॉर एग्जाम्पल VH 0.56, MN4N, Fe3H, Fe3C, TiH2, TiC, etc. द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अच्छा, अब इंटरस्टिशियल जो कंपाउंड ये बन गए, तो पहला सवाल तो ये उठा कि जो ट्रांजिशन मेटल की लैटिस थी, उस लैटिस में जब ये इंसर्ट नहीं किए थे, उस वक्त जो ट्रांजिशन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक थी और इनके इंसर्शन के बाद जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, उनमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ जाएगा। वे कौन कौन सी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह से चेंज होगा, इसके विषय में आपको बताने जा रहे हैं। तो राइट डाउन द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, the interstitial compounds have similar chemical properties as the parent metals, but differ appreciable in their physical properties such as density, melting point, conductivity, etc. अब सवाल उठेगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर चेंज हो जाएगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पेरेंट ट्रांजिशन मेटल्स। और अब जब इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन गया, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड की जो डेंसिटी होगी वो पेरेंट मेटल के
पेरेंट मेटल की डेंसिटी से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब क्या होंगे इन इस वैकेंट साइज में ये ट्रांजिशन ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्मॉलर एटम्स हाइड्रोजन बोरॉन कार्बन ये इंसर्ट कर रहे हैं, इसलिए डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जब डेंसिटी बढ़ेगी तो उसका प्रभाव कंडक्टिविटी पर क्या होगा, कंडक्टिविटी ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ी होगी, वहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा कि अगर डेंसिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर हम बात करें आपसे कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा कंडक्टिविटी पर अगर एप्रिशिएट किया जाए तो मेटल्स के बीच में मेटल्स थे, और बीच में जब नॉन मेटल्स आ गए तो नॉन मेटल के कारण कंडक्टिंग नेचर कुछ डिक्रीज कर जाएगा, तो डेंसिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन कंडक्टिंग नेचर डिक्रीज कर जाएगा। सो दिस इज द पोर्शन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। नाउ कम ऑन, अब हम चल रहे हैं आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए जिसका नाम है एलॉय फॉर्मेशन। Come on students, the next property is alloy formation. देखिए ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वे मिसिसेबल होते हैं मोल्टन स्टेट में, और मोल्टन स्टेट में जब मिसिसेबल होंगे तो वे मिल करके आपस में बनाएंगे एलॉयस। इसके माने एलॉयस क्या है, दीज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू मेटल्स। आर ये नहीं कि मेटल ही मेटल मिले, मेटल नॉन मेटल के भी साथ मोल्टन स्टेट में मिक्सअप कर जाएंगे। तो मेटल मेटल के बीच में बनता है, मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है, या सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ constituent metals with one another. So what will be the definition? Write down. Transition metals are miscible in molten state to form alloys. An alloy is a homogeneous mixture of two or more than two metals, or a metal and a non-metal, or it is a solid solution of constituent metals in one another. Alloys are generally harder than, माने एलॉयज होते हैं वो किस तरह के होते हैं, जनरली हार्डर भी होते हैं, स्ट्रॉन्गर, और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे, एंड आर मोर रेजिस्टेंट टू करोजन देन द इंडिविजुअल एटम्स, क्योंकि उसमें जो एटम्स इन्वॉल्व हैं उनकी तुलना में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होगी एलॉयज के केस में। एलॉयज आर generally harder
become a stronger, have high melting points and are more resistant to corrosion than the individual atoms. The metals, chromium, manganese, nickel, tungsten, molybdenum, and palladium are used for the formation of special steels and stainless steels. सवाल बच्चों ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो एलॉयज के हम नाम लिख रहे हैं, इन एलॉयज में कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो इन एलिमेंट्स में दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन सब परसेंटेज के रूप में आता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम परसेंटेज अगर याद हो, हम एलिमेंट्स में नाम तो याद रखते हैं कि ये एलिमेंट्स इनमें मौजूद हैं। तो जैसे स्पेशल स्टील है, स्टील में क्या मौजूद है, आयरन मौजूद होता है, क्रोमियम मौजूद होता है और कुछ ट्रेस अमाउंट में कार्बन मौजूद होता है। ये मौजूद होता है स्पेशल स्टील या स्टेनलेस स्टील में, स्टेनलेस स्टील्स में, स्टेनलेस स्टील्स। तो स्टेनलेस स्टील में ये मौजूद होगा क्या, आयरन, कार्बन और क्रोमियम। इसके अलावा अदर एलॉयज जो होते हैं वो उसमें और क्या क्या मौजूद होते हैं। एलॉयज आर दी मिक्सचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स such mixed transition metals with non-transition metals such as brass में क्या क्या है, कॉपर और जिंक है। ब्रॉन्ज में क्या है, कॉपर और टिन है, एक्सेट्रा। देखिए आपको बहुत से एलॉयज के नाम मालूम होने चाहिए और उन एलॉयज में कौन कौन से एलिमेंट्स मिले हुए हैं ये आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी में ये 3 नाम रखे गए हैं, तो इन 3 नाम में क्या कंपोजिशन हो सकता है, मौजूद है, वो आपको रिपोर्ट कर दिया गया है। तो कम से कम अदर न याद रहे तो कम से कम इतना तो आपको जरूर याद रहे, ठीक है। ब्रॉन्ज ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस। So students, these are the portion of किसका मौजूद था, एलॉय फॉर्मेशन का था। अब इसके बाद यहाँ से हमें क्या शुरू करना चाहिए, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, कलर बिहेवियर है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से ऑक्साइड्स बनेंगे, उन कंपाउंड्स के विषय में डिस्कशन है। लेकिन अभी सबसे पहले हम बताएंगे यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई के विषय में। तो एटॉमिक रेडियाई का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जब एटॉमिक रेडियाई आएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर तब आएंगे किस पर, ऑक्सीडेशन स्टेट पर। तो सबसे पहले शुरुआत करें रेडियाई की बात। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा
नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, खास कर नॉन ट्रांजिशन मीन्स एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट में कि व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द रेडियाई डिक्रीजेस एंड व्हेन यू आर गोइंग डाउन द ग्रुप रेडियाई इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। ये बातें आपने सीखी हैं। ट्रांजिशन स्टेट के केस में आपको सबसे पहले यहाँ जानना है, ट्रांजिशन मेटल्स के केस में, कि एटॉमिक रेडियाई का क्या प्रभाव पड़ता है, किस रूप से होता है पी ब्लॉक एलिमेंट में। तो सबसे पहले आइडिया डालें एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी रेडियाई एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में लाई करती है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में डी की पोजीशन कहां पर है, एस ब्लॉक एलिमेंट, फिर डी है, तब पी है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो पोजीशन है उनकी पोजीशन एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में लाई करती है। और तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही बताया है कि आपको एस ब्लॉक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, पी ब्लॉक कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, और इनके जो एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनका नेचर कैसा होता है, दोनों का होता है। तो सबसे पहले राइट डाउन एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, lies between S block elements and P block elements. तो हम सबसे पहले ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का नाम लिख दें और उनकी रेडियाई की वैल्यू को रिपोर्ट कर दें। तो जब आप रिपोर्टेड वैल्यूज को देखेंगे तब उससे आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे, तब डिस्कशन किया जाएगा। सबसे पहले हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम नोट कर लें, स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथनम। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज शुरुआत हो रही है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम, वेनेडियम, नायोबियम, टैंटलम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रीनियम, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम। यहाँ पर है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और जिंक, कैडमियम, मर्करी। दीज आर नॉट द ट्रांजिशन मेटल, माने ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये ट्रांजिशन मेटल की श्रेणी में आते हैं। जिंक को, फैमिली को छोड़कर बाकी सब किसके हैं, ट्रांजिशंस के मेंबर हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एटॉमिक रेडियाई हम जो रिपोर्ट करने जा रहे हैं वो एटॉमिक रेडियाई किसमें रिपोर्ट करेंगे, पिकोमीटर में। एटॉमिक रेडियाई पिकोमीटर में हम रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रत्येक एलिमेंट के लिए हम रिपोर्ट कर रहे हैं 164, 180 एंड 187, 147, 160 एंड 159, 134, 146, 139, 127, 139, 139, 126, 136, 137, 126, 134, 136, 125, 134 and 136, 124, 137, 138, 124, 144, 144, 138, 154 and 157। अब स्टूडेंट्स ये सबकी रेडियाई मैंने आपके सामने रिपोर्ट कर दी। अब इसमें आपको ऑब्जर्वेशन लेना है कि क्या क्या बातें इसमें मौजूद है। आप कहते थे कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल द आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस एंड व्हेन यू आर गोइंग डाउन द ग्रुप द आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस। इट इज नॉट ओनली फॉर आयनिक, इट इज आल्सो अप्लाइड फॉर आयनिक एज वेल एज एटॉमिक रेडियाई। तो दोनों केसेस में डाउन द ग्रुप जाएंगे, शेल नंबर बढ़ेगा, रेडियाई बढ़ेगी। लेफ्ट टू राइट चलेंगे, चाहे आयनिक हो चाहे
क्या नाम है, एटॉमिक रेडियाई हो, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ये साइज या रेडियाई घटती चली जाएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज छोटी होती चली जाएगी। लेकिन आप जब एस और पी ब्लॉक के बीच में मौजूद डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आते हैं तो आप देखते हैं कि रेडियाई में सबसे पहले रेडियाई यहाँ से क्या हो रही है, इधर से इधर डिक्रीज करती चली जा रही है, और यहां से यहां डिक्रीज करने के बाद लगभग मैंगनीज के केस में शायद रेडियाई कुछ बढ़ जाती थी, लेकिन बहुत सी जगहों पर 137 रिपोर्टेड था, कुछ जगहों पर लिखा है 157, ये 137 है, सॉरी हो गया यहाँ पर। मैंगनीज के केस में कुछ रेडियाई में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सडन देखा गया एटॉमिक रेडियाई कुछ बढ़ जा रही है, 136 के करीब हो जा रही है, और फिर उसके बाद देखा जा रहा है रेडियाई क्या हो रही है, यहाँ से डिक्रीज कर, फिर यहाँ से डिक्रीज कर रही है। तो एक तो आपने देखा कि सडनली मैंगनीज की रेडियाई कुछ थोड़ी सी बढ़ गई, बाकी केसेस में क्या हो गई, पुनः रेडियाई डिक्रीज करती है। तो लेफ्ट राइट चल रहा है, रेडियाई डिक्रीज करती चली जा रही है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट देख रहा है, क्या यही ऑर्डर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में भी चलता है? एस एब्सोल्युटली। देखिए लुक हियर, रेडियाई घटती चली जा रही है, लेकिन यहां रोडियम तक आने के बाद पुनः रेडियाई बढ़ना शुरू हो गया। फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में देखें, इसमें भी रेडियाई लगभग आप देख रहे हैं घटती जा रही है, इधर से इधर। हाँ, दोनों एलिमेंट के बीच में रेडियाई बराबर भी हो गई कहीं कहीं, इससे नहीं मतलब, लेकिन रेडियाई डिक्रीज करती जा रही है, और यहां तक आने के बाद पुनः बढ़ना शुरू हो जा रहा है। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में वो क्रोनोलॉजिकली जो इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए वो क्रोनोलॉजिकल डिक्रीज नहीं हो रहा है, बीच बीच में एलिमेंट्स की रेडियाई आपस में समान नहीं हो जा रही है। व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल एंड इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज केस, मैंगनीज की रेडियाई सडनली थोड़ी सी लार्जर हो गई है इन कंपैरिजन टू द अदर एलिमेंट्स, वहां पर बढ़ गई है, अपने नेबरिंग एलिमेंट से ज्यादा हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आप ध्यान दीजिए, अब आप चलिए डाउन द ग्रुप। अगर व्हेन यू गोइंग फ्रॉम दिस साइड, इधर से इधर चल रहे 164, 180, 187, इसके बाद रेडियाई इंक्रीज करें ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। बट व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम इन दिस केस, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम 147, 160 एंड 159, लुक हियर, यहां पर क्या हो गया, ये रेडियाई सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के भी एलिमेंट से घट गई, यहां पर भी ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट से घट गई, यहां पर लगभग बराबर आ गई, यहां भी लगभग 136 एंड 137 में माइनर डिफरेंस 1 पिकोमीटर 10 पावर -12 मींस नथिंग डिफरेंस इज हियर। वही लगभग यहां भी लगभग 1-2 पिकोमीटर का डिफरेंस, लेकिन अब यहां से ये तो ठीक है कि यहां डिफरेंस है, लेकिन यहां तक आने के बाद आपने कहा थोड़ी सी रेडियाई बढ़ना शुरू हुई, और इसके माने एक विशेषता आपने देखी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के केस में रेडियाई जो है उसमें तो क्रोनोलॉजिकल चेंज माने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिक्रीज नहीं करता था, लेकिन सडनली मैंगनीज की रेडियाई बढ़ गई। अगर मैंगनीज की रेडियाई को हम इसको वैनिश आउट कर दें तो बाकी रेडियाई लगभग डिक्रीज करती चल रही है, नियम का पालन हो रहा है। इसके माने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यहां से यहां तक चलेंगे, इधर से इधर तक चलेंगे, यहां तक आते वक्त इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीजेस। यहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इधर बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज छोटी हो जाएगी। लेकिन मैंगनीज के केस में आकर के सडन रेडियाई बढ़ गई। सडन रेडियाई बढ़ने का कारण ये हो गया कि यहां पर जो शील्डिंग इफेक्ट था वो क्या हो गया, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाने के कारण न्यूक्लियर फोर्स वीक पड़ जाएगा और रेडियाई बढ़ जाएगी। तो मैंगनीज केस में, इस केस में इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, इसी को कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। लेकिन फर्दर जब आगे चल रहे हैं तो इधर से इधर पुनः इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, साइज छोटी होती जा रही है। तो
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज छोटी हो जाएगी। तो रीजन पे आपने अप्लाई कर दिया। बट इन दिस केस यहाँ जब आप चले स्काइडियम एट्रियम आपने कह दिया ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, शेल बढ़ने का इसके लिए ड्यू टू इंक्रीज इन शेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, साइज बढ़ती जा रही है। लेकिन जस्ट उसके बाद ग्रुप में आप देखें साइज छोटी हो जाएगी। क्यों, ऐसा क्या कारण पड़ा, यहाँ पर लैंथेनम और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर आपके बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, और ये एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर, इनको मैं यहाँ लिखता दे रहा हूँ, एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर है 57, और 57 से लेकर के 71 के बीच में जाएगा। 57 इसका है लैंथेनम का, जो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं लैंथराइड एलिमेंट्स। ये क्या है, लैंथराइड्स हैं, और लैंथराइड्स की शुरुआत कहाँ से होती है, सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक। यहाँ से ये 14 एलिमेंट है, 14 एलिमेंट्स ये यहाँ मौजूद है इस बीच में। तो ये 14 एलिमेंट जब यहाँ मौजूद रहेंगे तो लैंथेनाइड्स में एक प्रॉपर्टी बताई जाएगी जिसको कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या बताया जाएगा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ होता है सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन मींस सिकुड़ना, साइज का छोटा होना। तो लैंथेनाइड्स में व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटीशियम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, साइज छोटी होती चली जाएगी अगर आप सीरियम से ल्यूटीशियम तक चलते हैं। लेकिन जब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से केस में इधर से लेफ्ट ट्रांजिशन एफ ब्लॉक एलिमेंट के आगे कंटिन्यू करते हैं तो क्या होता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का सब्सिक्वेंट इफेक्ट पड़ता है और साइज छोटी होती चली जाती है। लेकिन ऑस्मियम के बाद या इरिडियम के बाद जब इन दोनों के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो पुनः देखते हैं रेडियाई बढ़ना शुरू हो गई। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर इस लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव आगे आने में सब्सिक्वेंट बढ़ रहा था। जैसे जैसे प्रभाव वीक होता गया फिर से रेडियाई बढ़ना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये डाटा आपको याद नहीं रखना है, आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि किस स्थान पर किस रूप से बात की गई है। तो सबसे पहले हम आपके इसके लिए आपको 2-4 लाइन यहाँ पर आपको लिखा दें कि द एटॉमिक रेडियाई, राइट डाउन, पहले इसको उतार दीजिए और इसके विषय में 2-4 लाइन लिख दें यहाँ पर, जिसको आप रिपोर्ट कर लीजिए। ये डाटा बिल्कुल नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं कि लेफ्ट टू राइट चल रहा है तो रेडियाई बढ़ती जा रही है, छोटी होती जा रही है, डाउन द ग्रुप जा रहा है तो रेडियाई बढ़ती जा रही है। तो राइट डाउन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, the atomic radii of transition elements decreases with increase in atomic number from left to right due to increase in effective nuclear charge। और सेकेंड पॉइंट क्या आपको ध्यान रखना है, इन केस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज as well as in second transition series, atomic radii decreases due to increase in effective nuclear charge from scandium to
chromium. And after that, स्टार लगाते हैं कि इसको अलग साफ से दिखाई दे आपको. And after that, ये मिटा रहे हैं यहां से. And after that, a slow decrease is observed due to larger shielding effect. तो ये 2 पॉइंट्स हो गए आपके. अब इसके बाद थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए बात करें कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या घटना घट रही है. ये अगर आपने उतार लिया है तो इस जगह को हम खाली कर लें. थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के विषय में भी यहाँ पर रिपोर्ट करता है. नदी जो आपके पास रहेगा, अब यहां से इसको हटा दे रहे हैं, जगह बना ले पहले. In third transition series, radii decreases from lanthanum to osmium due to lanthanoid contraction. And after that, radii increases due to weaker effect of lanthanoid contraction. अब हम बात कर लें कुछ अगर आयंस के फॉर्म में है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो उनमें कैसे होगा. जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, रेडियाई छोटी होती चली जाएगी. देखिए the ionic radii of transition metals are smaller than those of the main group elements. जैसे मेटल्स हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के, उनके नाम लिख देंगे, उनको यम से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं. और रेडियाई M2 प्लस आयन की और रेडियाई M4 प्लस आयन, M3 प्लस आयन की. इनकी रेडियाई हम पिकोमीटर में लिखने जा रहे हैं सबकी. और आप इनकी रेडियाई देखिएगा. स्कैंडियम है, स्कैंडियम की रेडियाई +2 में होती है, एग्जिस्ट नहीं करता है, 73 है. टाइटेनियम +2 में इसकी रेडियाई नोन नहीं, 67 यहाँ पर है. वेलेडियम 79 है, 64 है. क्रोमियम 82 है, 62 है. मैंगनीज 82 है, 65 है. आयरन 77 है, 65 है. कोबाल्ट 74 है, 61 है. निकेल 70 है और 60 है. कापर 73 है, कापर +3 में नहीं रिपोर्टेड, +3 का बॉन्ड नहीं बनाता. और जिंक जो है वो 75 है और जिंक +2 का ही बनाता है, +3 नहीं बनता. तो जिनके देखिए आपने रेडियाई देखा
कि जैसे ही +2 से +3 में गया, किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर चार्ज बढ़ जाए तो चार्ज ही क्या कराता है, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे +2 से चला गया, कोई मेटल है +2 में है और +3 में है, तो +3 पर ज़्यादा चार्ज है, इसके माने वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, साइज वहाँ छोटी हुई। इसी कारण जब +2 आयंस और +3 आयंस की रेडियस की बात करें तो +2 से ज़्यादा छोटी किसकी हो जा रही है, +3 की रेडियस। हर एक केस में +3 की रेडियस छोटी होती चली जा रही है। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ अबाउट एटॉमिक रेडियस, इनको याद रखिए। और इसके बाद आप जब ये बातें पूरी आपको ध्यान में जाए, डाटा कहीं नहीं याद रखना है आपको। अब इसके बाद हम आपको जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी शुरू करेंगे वो आयनेशन एंथैल्पी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।